टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, नीट 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म NTA ने अपनी वेबसाइट पे निकाल दिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में क्यूरियस हैं। काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि इस काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई है इसमें थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, तो स्टूडेंट इस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ मेजर चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान देने वाली बात है। जो मेन क्वेश्चंस हैं वही बार बार स्टूडेंट से आ रहे हैं। तो इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, जिससे स्टूडेंट अपना नीट का एप्लीकेशन फॉर्म एक सही प्रॉपर वे से फिल कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NTA ने जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है कल से स्टार्ट हो चुका है। ये पूरे दिसंबर के मंथ में चलेगा। जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहले सही से समझ लीजिए, आप चीज़ें रेडी कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एप्लीकेशन फॉर्म आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.nit.nic.in के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है हमको 4 सिंपल स्टेप के अंदर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। ये 4 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल होगा। जो पहला आपका स्टेप है जिसके अंदर आपको ये करना है, इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है सिर्फ। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे कुछ बेसिक क्रेडेंशियल्स लिए जाएंगे, जिसमें आपको स्टेप यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे आपको अपना ईमेल प्रोवाइड करना है। इसके बाद आप अपना आगे प्रोसीड कर लोगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो वहाँ पे आपको अपनी बेसिकली सारी डिटेल्स, अपना एड्रेस, नाम, ये सब चीज़ें अपनी सारी देनी पड़ेगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट करने से पहले, सबमिट करने से पहले आपसे आपका फादर का नाम, मदर का नाम पूछा जाएगा। इसको सही से फिल करें। स्पेलिंग का खास ध्यान दीजिएगा, एक बार पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट देना है। कोई भी आपको एक आईडी प्रूफ यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आधार नंबर देना है और क्लास 12 का अपना रोल नंबर देना है। तो सेकंड नंबर का जो स्टेप है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेलिंग करनी है, डिटेल्स डालनी है कि क्या हमारा डेट ऑफ बर्थ है, क्या हमारा एड्रेस आता है, क्या हमारी क्वालिफिकेशंस है, क्या फादर का नेम क्या है, मदर का नाम क्या है, कौन से सेंटर्स हमने ऑप्ट किए हैं। 4 सेंटर्स आपके पास ऑप्शन रहेंगे। उन चारों में से आप एक सेंटर ले सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर, इसको भी आपको कोड में से डालना है। सिटी का भी आपको अपने कोड से डालना है। ये सारी डिटेलिंग जितनी भी आएगी वो आपकी आएगी स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ध्यान देने वाली बात है, जब आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको सिस्टम जनरेटेड एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा नंबर 2 पे। वो एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है फर्दर अपनी डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 पे आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाली। सेकंड नंबर पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया। थर्ड नंबर पे हमको क्या करना है? थर्ड नंबर पे हमको अपने अटैचमेंट देने हैं, यानी कि हमको अपने अपलोड्स करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें जो हमको यहाँ पे अपलोड करनी है, यहाँ पे हमारे अपलोड्स आएंगे। या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक तरह से हमारे अटैचमेंट्स आएंगे नंबर 2 पे। तो क्या क्या हमको अपलोड करना है? फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें अपने पास रख लीजिए। मेजरली 5 अपलोड्स आपसे चाहिए। 2 आपकी फ़ोटोग्राफ लगने वाली हैं। एक आपका पास स्पोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, एक पोस्ट कार्ड का फोटोग्राफ लगेगी। 2 फोटो लगेंगी। वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का आपका। और उसमें जो आप फोटो खिंचवाओगे उसमें आपका फोकस पूरा कैमरे की तरफ होना चाहिए। फेस की विजिबिलिटी सही से आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादातर जो आपसे लिया गया है वो स्टूडेंट के बायोमेट्रिक्स है। ये अगर थोड़ा सा ख़राब होते हैं तो आपको एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है। इसलिए आप यहाँ पे डायमेंशंस दे रखे हैं, उसी डायमेंशंस में उतने ही KB पे आप लोग बनाओ। तो 5 अटैचमेंट है। नंबर 1 पे आप अपलोड्स है। नंबर 1 पे आपका आ जाता है 2 फोटोज। 2 आपको फोटो आपकी लगेंगी। कौन कौन सी फोटो लगेगी? एक आपकी लगेगी पासपोर्ट साइज छोटी फोटोग्राफ और एक आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ये आपका नंबर 1 और नंबर 2 अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट आपके ये हो गए। नंबर 3 पे आपको क्या लगेगा? आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर खास करके ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर बार बार गलत नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेचर आप यहाँ पे यूज़ करोगे यही सिग्नेचर पूरी नीट की एक्टिविटी में चलेगा। यही सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, यही सिग्नेचर आपको काउंसलिंग के टाइम पे करना है। तो नंबर 3 आपका हो गया यहाँ पे सिग्नेचर आप करोगे वाइट कलर के पेपर के ऊपर और उसके बाद उसको अपलोड कर दोगे। उसको सेट करके उतनी KB पे, उतने डायमेंशन पे आप सेट कर दोगे। नंबर 4 पे आपको क्या लगेगा? आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन। नंबर 4 पे आपका लगेगा थंब इम्प्रेशन आपका लगेगा।
नंबर 4 पे, इन केस किसी बच्चे के कोई इंजरी है, कोई चोट लगी है, तो आप अपना राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। वैसे बेसिकली आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यूज़ करना है। तो नंबर 1 पे एक आपको हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ हो गया, एक हमारा सिग्नेचर हो गया, एक थंब इम्प्रेशन हो गया, और 5वें पे हमको क्या अपलोड करना है, 5th हमारा क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट। नंबर 5 पे हमको अपलोड करना है अपना क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट यूज़ करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आप अगर सोच रहे हो कि अगर हमको क्लास 10th में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला था, आपकी मार्कशीट के अंदर ही वो है, तो उस कंडीशन में आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको एडिशनल पासिंग सर्टिफिकेट मिला था अपार्ट फ्रॉम योर मार्कशीट, तो आप इसको ये यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 3 प्रोसेस हमारा हो गया, हमने यहाँ पे अपलोडिंग कर दी। नंबर 1 पे हमने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर, नंबर 2 पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, डिटेलिंग डाल दी, नंबर 3 पे अपलोड कर दिए। और लास्ट जो स्टेप है हमारा, इस स्टेप पे हमको करना है पेमेंट। लास्ट स्टेप पे हमको करना है पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट होगा, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आराम से पेमेंट कर सकते हो अपना पेमेंट गेटवे के थ्रू। जनरल वाले बच्चों को 1500 करना है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1400 रुपीज़ करना है, और SC ST वाले बच्चों को 800 रुपये का पेमेंट करना है। एक कुछ ये आपके हो गए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप चाहो तो एक पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, 2 दिन बाद भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद भी आप छोड़ सकते हो, 2 दिन बाद कर सकते हो। यानी कि ये जो 4 स्टेप है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में फिल करो। अगर एक एक सिस्टम यहाँ पे सेव करता जाएगा, ठीक है, तो आप इसको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में भी कर सकते हो। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, कि ये जो आपका नंबर 1 पे आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डाल लो, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी कि नीट की इंटायर प्रोसेस में जो भी आपके पास एडमिट कार्ड या कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, या तो ईमेल के द्वारा आएगी या तो SMS के द्वारा आएगी। तो ये अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना पर्सनल या अपने पेरेंट्स का ही डालिएगा, किसी फ्रेंड्स या थर्ड पार्टी का ना डालिएगा जिससे आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ही मेन आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए, किसी नेक्स्ट पर्सन का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, माइनर सी चीज़ें, जिसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो स्टूडेंट्स के मेन क्वेश्चन है। ये हमने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारा खुद का होना चाहिए। ओबीसी के कंडीशन में समझ लेते हैं, एक समझने वाली चीज़ है। ओबीसी जो कैटेगरी होती है, इसमें आप लोग को पता होगा 2 टाइप के होता है। एक होता है हमारा NCL नॉन क्रीमी लेयर, और एक होता है हमारा CL यानी कि क्रीमी लेयर। अगर ऐसे स्टूडेंट्स और जो आपका क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, यानी कि जिनकी परिवार की टोटल इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप लोग को वहाँ पे सिर्फ जनरल फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। वहाँ पे आपको ओबीसी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। जो स्टूडेंट सिर्फ ओबीसी NCL कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको ही सिर्फ ओबीसी NCL का इस्तेमाल करना है। रेस्ट ओबीसी CL वाले यानी कि क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कैटेगरी को जनरल लेके आगे प्रोसीड करना है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी से पासिंग परसेंटेज पे आ जाते हैं कि इस एग्ज़ाम को एक मेजर क्वेश्चन, उससे पहले एक और ले लेते हैं कि ये जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको किसको फिल करना है, whom टू फिल। इस फॉर्म को कौन कौन भरेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बार 2020 में बिल्कुल भी ये चीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री से क्लियर हो चुकी है कि डॉक्टर बनने से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज किए जाते हैं, उन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और उसको मिनिमम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर आप इस कुछ भी किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, वेदर डैट इज़ एलोपैथिक साइंस, अगर आप MBBS करना चाहते हो, आप BDS करना चाहते हो, इसके अलावा अगर आप आयुष के किसी कोर्स में जाना चाहते हो, जैसे कि BMS में जाना चाहते हो, BHMS में जाना चाहते हो, इन सारे कोर्सेज के लिए। और इवन तो इस बार एक नया चेंज और आया है कि AIPBT का एग्ज़ाम होता था पहले, 15% सीटें तो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू जाती थी, बाकी 85% पे स्टेट अपने खुद का एग्ज़ाम कराते थे। लेकिन इस बार उसमें भी काफ़ी अच्छा चेंज आया है कि मेजर स्टेट ने अपनी वेबसाइट पे अभी से डाल दिया है कि दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द स्कोर्स ऑफ नीट। तो आप अगर वेट की फील्ड में भी जाते हो, वेटनरी साइंस में भी जाते हो, तो उस कंडीशन में भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना है।
Anyway, all the students, those who want to become doctor in any of the respective field, whether that is Ayush, whether that is homeopathic, whether that is veterinary science और allopathic science, MBBS, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज के लिए आप सभी को नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऐसा नहीं आपको वेट करना है कि देयर विल बी सम अदर एग्जाम, कोई और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम होगा वेटनरी का अलग से होगा, नहीं, इस बार सब कुछ मर्ज कर गया है नीट में। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आपको नीट का फॉर्म फिल करना ही है। देयर इज नो अदर एक्सक्यूजेज आफ्टर दैट। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म मिस कर दिया तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप सभी को करना है। ओबीसी का हमने डिस्कशन कर लिया और हम लोग कुछ देख लेते हैं। एज लिमिट पे आ जाते हैं। एज लिमिट एक अच्छा क्वेश्चन है। एज लिमिट क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली है, समझने वाली चीज़ है। जैसे कि बच्चों को पता ही है कि जनरल वाले बच्चों के लिए और कैटेगरी वाले जो रिमेनिंग कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, SC ST वाले जो भी बच्चे रहते हैं, क्या रहती है। तो जनरल वालों के लिए एज लिमिट 17 से 25 साल है और यहाँ पे आपकी 17 से 30 साल है। ये चीज़ नॉर्मली सबको मालूम है। एज ऑन 31 दिसंबर 2020, 31/12/2020 को देखते हुए, यानी कि दो, आप ऐसे समझ लो कि जो बच्चा 2004 से बॉर्न आउट हुए वो नहीं फिल कर सकते, उससे पहले वाले फिल कर सकते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये जनरल के लिए 17 से 25 है और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 17 से 30 है। लेकिन नीचे साफ साफ टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ डिस्क्राइब कर दी है टू द लाइक जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया कि अगर जो बच्चे 25 से अबव में आते हैं, लाइक अगर आप 26 के हो, 27 के हो, 28 के हो, 29 ईयर्स के हो, तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर आप 31 के भी हो तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नीचे आपको इटैलिक्स वर्ड में साफ साफ क्लियर करके दे रखा है। तो एज लिमिट वाली कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। ऑल द स्टूडेंट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी का सबमिट हो रहा है। देर आप ऐसा समझ सकते हो कि नो एज लिमिट का बाउंडेशन। अटेम्प्ट लिमिट, मैं 4 बार एग्जाम दे चुकी हूँ, मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया है, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया है, तो क्या मैं इस बार एग्जाम दे सकता हूँ? येस, यू कैन गिव द एग्जाम। देयर इज नो लिमिट्स फॉर द नो लिमिट्स एग्जाम। नो लिमिट। आपने पहले 5 बार दिया है, 6 बार दिया है, 7 बार दिया है, तो भी आप इस बार नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो 2020 को। कोई एज लिमिट भी नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट भी इसमें नहीं है। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है साफ साफ आपके नीट के बुलेटिन से जो आया है। लिमिट के बाद बात कर लेते हैं। एज लिमिट हो गई हमारी, और परसेंटेज, क्वालिफाइंग परसेंटेज कितने चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, कितने % होने चाहिए। तो जनरल वाला कोई बच्चा है और ओबीसी, NCL, SC, ST, PWD, आप सभी लोग देख लो। जनरल वाले बच्चों के लिए आपका PCB में देयर शुड बी 150 आउट ऑफ 300, यानी कि 300 नंबर का होता है। 100 का फिजिक्स, 100 का बायोलॉजी, 100 का केमिस्ट्री, तो 300 नंबर में आपका 150 नंबर होना चाहिए, इज इक्वल टू 50%। 50% आपके नंबर यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरे फिजिक्स में तो 60 नंबर हैं, बायोलॉजी में हमारे 50 नंबर हैं, केमिस्ट्री में मेरे 40 नंबर हैं, तो यहाँ पे सेक्शनल ज़रूरत नहीं कि आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप सब में 50 नंबर होने चाहिए। अगर आपका ओवरऑल यानी कि तीनों सब्जेक्ट को मिला के 150 नंबर यानी कि 50% आ रहा है, देन यू आर एलिजिबल। प्लस इंग्लिश मैंडेटरी होता है, इंग्लिश में सभी को 50% अलग से लाना होगा, प्लस इंग्लिश। ओबीसी, NCL, SC, ST वाले बच्चों के लिए आप लोग के लिए 40%, तो 40% नंबर चाहिए। तो PCB में 300 नंबर का PCB होता है, तो 300 नंबर में यानी कि आपको 120 नंबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, 40% से ऊपर होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर इक्वल नंबर नहीं हो, ऊपर नीचे भी, और अगर तीनों का कैलकुलेशन 120 प्लस आ रहा है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और PWD वाले बच्चों के लिए 45%, आपको 45% का चलेगा। इंग्लिश के लिए आप लोग के लिए आपके परसेंटाइल के हिसाब से होगा। अगर PWD वाले के इंग्लिश में 45 है, एक्सेप्टेबल है। SC, ST, OBC वाले बच्चे को 40% है इंग्लिश में, एक्सेप्टेबल है। उस कंडीशन में आपको 50% नहीं चाहिए। तो ये हो गए हमारे परसेंटेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यहाँ पे भी कोई डाउट हमको नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, पासिंग बोर्ड एक अच्छा क्वेश्चन रहता है, हर साल रहता है।
कि मैंने सीबीएसई से करके रखा है, मैंने स्टेट बोर्ड से करके रखा है, मैंने ओपन बोर्ड से करके रखा है, मैंने प्राइवेट बोर्ड से करके रखा है, क्या मैं नीट के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। इस साल फिर आपको दोबारा से ग्रेस मिल चुकी है एज़ पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एमसीसी ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो बोला था कि केवल ऐसे बच्चे जिन्होंने नेशनल बोर्ड से, सीबीएसई से, आईएससी से या किसी स्टेट बोर्ड से करके रखा है उनको वही बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके बुलेटिन में भी ऐसा लिखा है, लेकिन नीचे ये एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस बार सारे बोर्ड वाले बच्चे, कोई भी बोर्ड से आप आते हो, आप ओपन बोर्ड हो, प्राइवेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, ऑल द बोर्ड्स कैन गिव द एग्जाम। तो बोर्ड्स को भी लेके आपकी कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस फॉर दैट, एवरीबडी इज एलिजिबल। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब लास्ट में हम आ जाते हैं क्वालिफाइंग कोड्स के लिए, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती रहती है कि कोड्स क्या हैं। 7 ही कोड पिछले साल भी थे, 7 कोड इस बार भी आए। 1 2 3 4 5 6 7। इसको आसानी से समझ लेते हैं, बहुत क्रिस्टल वे में समझ लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप समझ लीजिए तो जिससे आप बाकी अपने फ्रेंड्स लोग को भी सर्कल में समझा दीजिए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, गलती से कोई बच्चा गलत कोड ना डाले। 7 कोड है। पहला कोड जैसा कि बहुत सिंपल है, आप में से सभी लोग को पता ही होगा। पहला कोड सिर्फ परसुइंग वाले बच्चों के लिए पहला कोड है, यानी कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने से पहले अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे, या उसको इस तरह से समझ लो कि जो अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने पास आउट नहीं किया है, दोज हु आर परसुइंग एट दिस मोमेंट, जो कि 2020 में 2020 में पास आउट होंगे, आप लोग की मार्कशीट जून में आएगी, तो आप सभी लोग फर्स्ट वाला कोड नंबर फर्स्ट में आते हो। कोड नंबर फर्स्ट इज फॉर द परसुइंग स्टूडेंट्स। जो अपना 12th परस्यू कर रहे हैं, जो अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोड नंबर 1 में आते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आप किसी के भी अंदर से हो, सपोज कर लो कि आप स्टेट बोर्ड के भी बच्चे हो, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। फ्रेंड्स, तो नंबर फर्स्ट जो कोड है हमारा, इसमें वही सारे बच्चे हैं जो क्लास 12 परस्यू कर रहे हैं और किसी भी बोर्ड से आप परस्यू कर रहे हो, चाहे वो एसएससी बोर्ड हो, चाहे आपका वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आप सबके लिए कोड नंबर 1 क्वालिफाइंग कोड रहेगा। कोड नंबर 2 किसके लिए रहेगा? काफी इंपॉर्टेंट कोड है, थोड़ा सा ध्यान से देख के रखिएगा। ये ज्यादातर ये बोर्ड्स के ऊपर है, कौन कौन सा बोर्ड के ऊपर है आपको। तो कोड नंबर 2 किसके लिए रहेगा? जो बच्चे सीबीएसई से कर रहे हैं या इंडियन आईएससी बोर्ड से कर रहे हैं, या बच्चे वो ओपन वाले बच्चे हैं, ओपन बोर्ड से कर रहे हैं, या किसी प्राइवेट बोर्ड से कर रहे हो आप, या आपने पहले पीसीएम से कर रखा था, मैथ से करके रखा था, दोबारा से आप एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी करके प्रिपरेशन कर रहे हो एडिशनल में, यानी कि एडिशनल बायो, आप सबके लिए ये कोड नंबर 2 है। यानी कि अगर आपने अपना क्लास 12 सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन बोर्ड, प्राइवेट बोर्ड या एडिशनल बायोलॉजी से कर रखा है, पास आउट कर रखा है, कर नहीं रहे, पास आउट करके रखा है, चाहे 1 साल हो गए हो, चाहे 5 साल हो गए हो पास आउट करे हुए, तो सब आप लोग आ जाते हो कोड नंबर 2 में। कोड नंबर 3 किसके लिए आता है? कोड नंबर 3 काफी सिंपल कोड है। कोड नंबर 3 हमारा आता है उन बच्चों के लिए जिसने किसी स्टेट बोर्ड से अपना करके रखा है। जैसे यूपी का बच्चा है, उसने उत्तर प्रदेश से ही क्लास 12 कर रखा है, यानी कि यूपी बोर्ड से करके रखा है। महाराष्ट्र के बच्चे ने महाराष्ट्र के बोर्ड से करके रखा है। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ने वेस्ट बंगाल के बोर्ड से करके रखा है। इस तरह से वाइस वर्सा, अगर आपने अपने किसी राज्य के बोर्ड से यानी कि स्टेट के बोर्ड के करके रखा है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आप लोग आ जाते हो कोड नंबर 3 के अंदर। यानी कि ये है हमारा कौन सा कोड? स्टेट बोर्ड कोड। इसको इस तरह से आप लोग समझ लो। ये नंबर 3 वाला कोड कौन सा हो गया? हमारा स्टेट बोर्ड का कोड हो गया। इसमें आपका सीबीएसई आईसीएसई से नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर जो बच्चे आएंगे इन 3 कोड के अंदर ही आ जाओगे ज्यादातर बच्चे। आप लोग का फर्स्ट 3 ये जो जितने भी परसुइंग वाले बच्चे हैं, आपको आग बंद करके 1 नंबर कोड डालना है। जितने भी आपके सीबीएसई वाले बच्चे, आईसीएसई वाले बच्चे, एडिशनल बायोलॉजी वाले बच्चे, प्राइवेट वाले बच्चे, ओपन वाले बच्चे, आपको कोड नंबर 2 डालना है। और अगर आपने अपने स्टेट बोर्ड से करके रखा है क्लास 12, तो आपको कोड नंबर 3 डालना है। यहां तक आपके मैक्सिमम कोड हो गए।
ठीक है, ज्यादातर मतलब 80% बच्चे यही 3 कोड को अप्लाई करने वाले हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। कोड नंबर 4 किसके लिए? कोड नंबर 4 ऐसे बच्चों के लिए जो उन्होंने किसी कम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम दे रखा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कोड नंबर 12 यानी कि आपने पहले अपना 12th पास किया, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, यानी PCB प्लस E। इससे मैंने अपना क्लास 12 पास किया और इसके बाद भी मैंने कोई एग्जाम दिया आगे किसी प्रोफेशनल डिग्री में जाने के लिए। जैसे कि काफी बच्चे आयुष का एग्जाम देते थे पहले, तो आपने आयुष का एग्जाम दे के रखा है, आपने नर्सिंग का कोई एग्जाम दे के रखा है किसी नर्सिंग में कॉलेज जाने के लिए, आपने सपोज कर लो BSLP के लिए एग्जाम होते हैं तो आपने BSLP का एग्जाम दे रखा है कई कोर्स में जाने के लिए, वेटनरी का स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है तो आपने वेटनरी का एग्जाम दे के रखा था, फिर आपका कहीं पे एडमिशन हो गया। तो इस कंडीशन में यानी कि कोई प्री मेडिकल एग्जाम दिया आपने आगे किसी प्री मेडिकल कोर्सेज में जाने के लिए, तो आप लोग आ जाते हो कोड नंबर 4 के अंदर। ज्यादा केसेस नहीं होते लेकिन काफी केसेस इसमें आ जाते हैं। तो कोड नंबर 4 ऐसे है जिन्होंने 12th कर रखा था लेकिन उसके बाद जस्ट वो घर पे बैठ के प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे या किसी कोचिंग में बैठ के नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई अलग एग्जाम देके कोई कोर्स को ज्वाइन कर रखा है। सो यू आर कमिंग इन द कोड नंबर 4 फॉर द क्वालिफाइंग कोड। पांचवा और छठा कोड बहुत ही सिंपल कोड है। 5th नंबर कोड ऐसा है कि आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, कुछ भी करके रखा है किसी स्टूडेंट ने, क्लास 12 अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करके रखा था आपने, अब आपने सोचा कि चलो मैं BSc कर लेता हूँ, चलो मैं BCom कर लेता हूँ, चलो मैं BBA कर लेता हूँ, और आप अपने ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आपका जो ग्रेजुएशन होता है कंप्लीट नहीं किया आपने ग्रेजुएशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आप लोग कोड नंबर 5 के अंदर आओगे, और कोड नंबर 6 इसका पूरा कंप्लीट है, यानी कि आप अपने BSc पास कर रखा हो, पास हो गए हो आप, यानी कि आपको 3 साल हो गए, आपने क्लास 12 पास कर लिया पूरा, अब उसके बाद आपने BSc पास कर रखा है, ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। उस कंडीशन में यू आर कमिंग अंडर द कोड नंबर 6। और कोड नंबर 7 आप में से उसी बच्चों के लिए है जो सिर्फ NRI की कैटेगरी में आते हैं। 7 नंबर जो कोड है ओनली फॉर NRI कैटेगरी, जो NRI की कैटेगरी में हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, या आपके फॉरेन नेशनल्स हो, या PIOs हो, या OCIs कैटेगरी हो, जो बाहर के बच्चे हो, ये सब बच्चों के लिए आपका कोड नंबर 7 है। तो मेजर जो कोड जाएगा वो जो इस साल के बच्चे जो क्लास 12 देते कर रहे हैं, परस्यूइंग वाले बच्चे, आप लोग को कोड नंबर 1 में आना है। और सपोज कर लो, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा जिसने अपना क्लास 12 पास कर लिया पिछले साल 2019 में, 2018 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, आपने अपना पास आउट करके रखा है, और आपने पास आउट कर रखा है कौन से बोर्ड से? CBSE, ICSE, ओपन, प्राइवेट या एडिशनल बायोलॉजी दे के रखा है। आप सभी बच्चे आ जाते हो कोड नंबर 3 के अंदर। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे आ जाएंगे कोड नंबर 3 के अंदर। जो क्लास 12 पास करने के बाद कोई एग्जाम देके, जैसे वेटनरी का एग्जाम, नर्सिंग का एग्जाम देके आगे कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कोड नंबर 4 के अंदर। कोड नंबर 5 के अंदर कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर, कोड नंबर 6 के अंदर अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, BSc कंप्लीट करके रखा है, और कोड नंबर 7 के अंदर NRI पीछे है। तो ये आपका काफी सिंपल से लैंग्वेज में इसको समझ लिया कि क्या आपके हमारे क्वालिफाइंग कोड्स होंगे। तो बस यही था आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आपको पता है कि एम्स और जिगमार भी ये सारी बॉडी आ चुकी है, और नीट का एग्जाम आज की डेट में होल एंड सोल एग्जाम हो चुका है मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाके कहीं भी किसी भी कोर्स करने के लिए। तो आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है एप्लीकेशन फॉर्म की, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आसानी से चारों स्टेप को भी इजीली भर सकते हैं। पहले सारा डाटा इकट्ठा कर लीजिए, अपने पास जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज कर लिए, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपकी नीट 2020 की जर्नी यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। जो आपने मिशन बना के रखा है कि नीट 2020 में अच्छा स्कोर लेके आना है और अपने स्कोर के दम पे अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज पाना है, तो उसका सबसे पहला प्रोसेस आपका ये है, आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म एक सक्सेसफुल फॉर्म होना चाहिए, इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जल्दी से ये काम हफ्ते भर के अंदर कंप्लीट करने के बाद गेट बैक टू योर स्टडीज एंड पूरी कोशिश लगा दी जितना अच्छे से अच्छा आप स्कोर को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये छोटा सा सेशन था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और आपको सही लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सके हो, और इस वीडियो को अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना जिनको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, कोड को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनके साथ शेयर कर लीजिए, जिससे आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।